Thank you. बताइए। Okay. Welcome to SME IPO. We have Sri Sandeep ji from Vitex Technologies. The company is launching its IPO from March 2 to March 6th at the price band from 91 to 96 rupees, and company is expected to raise around 14.21 crore rupees. Welcome Sandeep sir. आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कंपनी कैसे स्टार्ट की। बेसिकली मैंने ये आई हैव स्टार्टेड इन 2005। तो उससे पहले मैं कई सारी कंपनीज में मैंने जॉब किया जस्ट टू गेन सम स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। और उसके बाद 2005 में जब मैंने स्टार्ट किया तो इनफैक्ट तब हम कभी सोचा नहीं था कि उस समय सिर्फ ये था कि एक ठीक है अपने को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है और कहीं ना कहीं सरवाइव करना है। तो बस इस माइंडसेट के साथ स्टार्ट किया कि ठीक है जॉब कर ली बहुत, अब कुछ अपने पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, अपने पास स्किल्स है, ठीक है ना, तो लेट्स यूज इट। अपने खुद के लिए अपन काम में लेते हैं इसको। और उसके बाद जब स्टार्ट किया तो चैलेंजेस भी आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। हम शुरू में तो देखिए जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, अपना बिजनेस में आते हैं, तो आपके सर्किल में और हर एक आदमी आपको सपोर्ट करता है कि मोटिवेट भी करता है कि नहीं नहीं करो करो, हम हेल्प करेंगे हम हेल्प करेंगे। जब आप स्टार्ट कर चुके होते हो उसके बाद में ठीक है, एक साल तो ऐसे निकलता है कि आपको सब कुछ अच्छा लगता है कि यार हर आदमी हेल्प कर रहा है, अपने को काम भी मिल रहा है, अपन कर भी रहे हैं, ठीक है। पर ये भी एक कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है। उसके बाद मतलब ठीक है सबने अपनी अपनी हेल्प करी, एक एक दो दो बार, ठीक है मैंने भी काम किया, जो काम मिला वो किया, ठीक है, करते करते फिर फाइनली एक डेढ़ साल बाद ऐसा लगा कि यार अब तो काम ही नहीं है, तो अब क्या करें। क्योंकि अब उस समय मैं अकेला था, मेरे पास कोई टीम थी नहीं, मैं अकेला ही, मेरा ही मतलब बेसिकली बिजनेस लेके आना भी मैं ही करता था उसको, जो हमारा डेवलपमेंट वगैरह है वो भी मैं करता था, ठीक है ना, और उसके अलावा डिलीवरी भी मैं करता था। मेरे को खुद की मार्केटिंग भी करनी होती तो मैं ही करता था। तो वन मैन आर्मी थी। और कई बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते थे जो जैसे मेरे पास स्किल्स नहीं है तो मैं आउटसोर्स करके और कहीं ना कहीं से करवा के डिलीवर करता था। तो हर एक आदमी ऐसे ही करता है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, पॉसिबल ही नहीं है। और मेरा भी एक ऐसा फेज था कि ठीक है मैं स्ट्रगल भी कर रहा था, साथ का साथ कहीं ना कहीं से इंटरनली मोटिवेटेड था कि नहीं करते हैं करते हैं। वहाँ से मैं स्टार्ट हुआ, फिर ग्रेजुअली शुरू शुरू में चैलेंजेस रहे 2-3 साल, फिर ग्रेजुअली धीरे 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 ग्रो करने लगे। कई लोग जुड़े, क्लाइंट्स भी जुड़े जिनके साथ हमने काम किया, हमारी परफॉर्मेंस से वो इनफैक्ट दे वर वेरी हैप्पी। कई सारे जो स्टार्टिंग में जो क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े वो अभी भी हमारे साथ हैं। और ठीक है, मेहनत में कोई कमी हमने छोड़ी नहीं। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे ग्रो करते रहे और फाइनली आई थिंक करीब 17-18 ईयर्स हो गए। और इनिशियली हम लोग बेसिकली स्टार्ट किया तो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम थी आईटी इंडस्ट्री में, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पे ही काम करते थे। देन वो धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन किया विद इन आईटी, धीरे धीरे हम लोग फैलते गए कि ठीक है जो भी अपने को काम मिलता है करना है, ठीक है। तो हार्डवेयर में हमने कभी डील नहीं करी, अदरवाइज आईटी में ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में हमने काम किया। सर लाइक आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही, लाइक फ्रॉम प्रोफेशनल टू प्रोमोटर, एंड राजस्थान वैसे भी मारवाड़ी कम्युनिटी नोज फॉर बिजनेस एक्यूमेन, तो समहाउ आपके ब्लड में भी वही होगा, तभी आपने इतना लंबे पीरियड में नाउ एसएमई आईपीओ में आ गई। आप अपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल बताएंगे या कि टेक्नोलॉजी में किस डोमेन पे फोकस करते हैं एंड हाउ आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं? हम लोग बेसिकली 4 पार्ट में अगर अपन कैटेगराइज करते हैं तो यू कैन डिवाइड इट इन 4 पार्ट्स। एक तो है कंसल्टिंग, एक हो गया आपका बेसिकली टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ठीक है ना, एक हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें प्योरली हम लोग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही डील करते हैं। आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ऐसे मत लेना कि जैसे अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सिविल कंस्ट्रक्शन, वो सब नहीं है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही डील करते हैं। देन आउटसोर्सिंग। तो बेसिकली हमने यही थीम ली है कि हम इन 4 कैटेगरीज में काम करेंगे। बेसिकली जो हमारी सर्विसेज है, देखिए मेन तो हम लोग अभी सर्विस बेस्ड मॉडल पे ही काम कर रहे थे अभी तक, ठीक है ना। मीनवाइल हमने कुछ अपने
प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन किए जिस पे हम अभी भी कुछ कुछ काम कर रहे हैं, फिनिशिंग टच दे रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट सम मार्केटिंग ऑल्सो फॉर दैट। तो अभी तक बेसिकली हम लोग जैसे वेब एप्लीकेशंस में काम कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस में काम कर रहे हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग साइबर सिक्योरिटी में भी काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज में, ठीक है ना। और डिजिटल मीडिया में हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, कंटेंट ग्राफिक्स में हम लोग काम कर रहे हैं। और एज सच बाकी तो स्टार्ट जब हमने किया था तो बेसिक वेबसाइट से हमने स्टार्ट किया था, तो वो काम अभी भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा लगता है मुझे पर्सनली कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया तो एटलीस्ट उसको आप एकदम छोड़ो मत, क्योंकि कई सारे क्लाइंट्स भी हमारे से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, उनको हम सर्व करते आ रहे हैं, जब हम छोटे थे, आज थोड़े से बड़े हो गए वहाँ से, तो भी ऐसा लगता है कि नहीं, उनको अपने को सर्व करना है, बजाय इसके कि हम ये कह दें कि आप किसी और वेंडर से काम करवाओ। मेरे को लगता है कि हमें सर्व करना चाहिए। तो हम लोग ठीक है, वेब होस्टिंग में भी काम कर रहे हैं, सर्वर्स में भी हम लोग डील करते हैं, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट मतलब आईटी में इस तरीके का स्पेक्ट्रम ले लो आप, जो मेजर मेजर सर्विसेज है ऑलमोस्ट सारी दे रहे हैं। नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर भी हम लोग रन करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे 24/7 कुछ क्लाइंट्स है यूएस बेस्ड, उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन सपोर्ट हो गया, आपका नेटवर्क सपोर्ट हो गया, डेस्कटॉप सपोर्ट हो गया, इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम हम लोग रन कर रहे हैं। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है, अगर रिसेंटली हम बात करें तो जैसे वेब 3 आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड नाउ चैट जीपीटी, तो उससे आपका बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगी? लाइक ग्रोथ हाई स्केल में जाएगी या थोड़ा डाउन ट्रेंड टाइप में आप फील कर रहे हैं? देखिए, ये सब बेसिकली टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम हमारे सॉल्यूशंस में और सर्विसेज में यूज करते आ ही रहे हैं। जैसे मशीन लर्निंग है, तो हमारे कई सारे ऐसे सॉल्यूशंस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली क्लाइंट का अगर कोई क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर ये नीड है उस सॉल्यूशन की कि यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करनी है, तो हम लोग फिर वो डेटा साइंस वाले बंदे हैं, उनकी उस टीम के साथ हम लोग काम करते हैं, जो भी उनके लॉजिक्स होते हैं कि आपको किस लेवल तक जाना है, ठीक है ना, तो वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। चैट जीपीटी पे हमने अभी तक बहुत कुछ काम किया नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि अभी वो बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली बीट कर रहा है सब कोई, क्योंकि इनफैक्ट वो एक एआई का ऐसा लेवल है कि जहाँ से आपके बहुत सारे काम ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे फ्यूचर में जैसे ही हमें चांस मिलेगा। देखिए, एज एज सच ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि अ, एक लंबी चौड़ी टीम बिठाते हैं सिर्फ रिसर्च ही करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए देखो शुरू से ही सर्वाइवल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो क्लाइंट की नीड्स है हम उसी को सर्व करते हैं। उसके बाद बचे हुए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जनरली हम लोग रिसर्च करते हैं कि ठीक है नेक्स्ट अपने को क्या है। तो उस समय पे हम लोग जैसे इन चीज़ों को, हमारा प्लान है अभी, हम लोग हमने कुछ एक्सप्लोर कर भी रहे हैं कि हमारा क्लाइंट है उनके साथ हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो उनका एक बेसिकली एक डेटा इंजन है, उसके साथ हम लोग चैट जीपीटी को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। गुड। और सर जैसे आपके क्लाइंट्स मैंने वेबसाइट में देखे कि काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स इंडिया में है, तो उनमें कुछ कंसंट्रेटेड है या आपके क्लाइंट प्रोफाइल काफी डाइवर्सिफाइड हैं रिवेन्यू के भी? आप पे लाइक टॉप 10 क्लाइंट कितना है आपका पसंदीदा? रेवेन्यू में कुछ क्लाइंट्स तो कंसिस्टेंट है, लेकिन हम्म। कुछ क्लाइंट्स के साथ देखिए ऐसा होता है कि जब आप काम करते हो तो बेसिकली हमारे लिए तो ना, छोटा क्लाइंट हो चाहे बड़ा क्लाइंट हो, चाहे कोई हमें 1,000 रुपए की रेवेन्यू देता हो, चाहे कोई 10 लाख की रेवेन्यू देता हो, चाहे कोई 1 करोड़ की रेवेन्यू देता हो, हमारे लिए तो सब कुछ बराबर है। क्योंकि जो क्लाइंट आज आपको 1,000 रुपए का बिजनेस दे रहा है, वही क्लाइंट हो सकता है फ्यूचर में जाके आपको कभी 1 करोड़ का भी बिजनेस दे। इट डिपेंड्स। अगर क्लाइंट्स देखो हमारे साथ, जो क्लाइंट्स ग्रो करते हैं ना, वही उसके साथ हमारा बिजनेस भी ग्रो करता है। हमारी रिलेशनशिप भी ऐसे ही होती है क्लाइंट्स के साथ, कि ठीक है आपकी जो भी, आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है मैक्सिमम बिजनेसेस हैं। आप अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने आप को बेसिकली माइग्रेट नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज इसी तरीके से चल रही, ट्रेंड्स ही यही है मार्केट के। तो कहीं ना कहीं ठीक है, हर एक बिजनेस से हमें ऐसा लगता है कि ठीक है आज नहीं तो कल कभी कुछ बिजनेस मिलेगा। और जो जो कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बड़े क्लाइंट्स हैं, पर कभी ऐसा हुआ कि हमें उनसे सिर्फ छोटा सा ही बिजनेस मिला, हो सकता है 20-30 हज़ार, 50 हज़ार का, 1 लाख रुपए का बिजनेस मिला हो। पर
एक बार हम लोग रजिस्टर हो गए एज ए वेंडर, एक बार हम लोग उनके साथ रिलेशनशिप में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये स्कोप ऑलवेज रहता है कि हमें वहाँ से बिजनेस मिलेगा, और मिला भी है, इस तरीके से हुआ भी है। और जो हमारी क्लाइंट लिस्ट है काफ़ी बड़ी है। और जब हम लोग प्रॉपर तरीके से, एक बार हमारे कुछ प्रोडक्ट्स भी हम लोग सोच रहे हैं उसको किस तरीके से हम लोग मार्केट में लेके जाएं, जब हम ऐसा करेंगे तो उस समय ऐसा लगता है कि शायद हम लोग हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर से काफ़ी अच्छा बिजनेस ले सकते हैं। और सर जैसे आपका फंडिंग जो रेज करेंगे उसका मेजर यूज ऑफ प्रोसीड्स क्या रहेगा, आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे फंडिंग को? फंडिंग तो देखिए सर, ऐसा है कि बेसिकली तो फंडिंग हमारी वर्किंग कैपिटल में यूज आनी है, क्योंकि इनफैक्ट है ना, जो कैपिटल एक्सपेंसेस है वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कभी आप आइए ऑफिस, आपको भी अच्छा लगेगा। तो अभी तक बेसिकली क्या है कि हमारे पास कोई और कोई ऐसी नीड है नहीं कि नोएडा में हमारे पास फैसिलिटी है, अच्छा खासा मतलब स्पेस है। जयपुर में हमारे पास फैसिलिटी है, जयपुर में एक फैसिलिटी और है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी तक हमने ऐसे मैनेज किया है कि फिलहाल मेरे को लगता नहीं है कि आगे आने वाले कुछ समय में हमें इसमें और कोई नीड रहेगी। तो इसलिए अब दूसरा ये है कि बिजनेस को एक्सपेंड करना है। अब हमारा जो फोकस है प्राइमरीली कि एक लेवल तक तो देखिए मैं ठीक है, जिस तरीके से जैसे भी मेरे को लगा कि ठीक है यार, यहाँ से अपन फंड अरेंज करते हैं, बैंक से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, ऐसे करते हैं। कहीं हमने बहुत सारी जगहों पे कॉस्ट कटिंग भी की, ठीक है। अब ठीक है, अपन कंजूसी करके काम चला लो, ठीक है। एम्प्लॉयज के साथ हमने हमेशा वो रखा है कि ठीक है, जो भी इंडस्ट्री के जो ट्रेंड्स हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्री चल रही है उस तरीके से हमें एम्प्लॉयज का भी बेसिकली जो पे स्ट्रक्चर है उसको अपडेटेड रखना ज़रूरी है। अगर हम लोग किसी को उतना पे नहीं करेंगे तो वो वैसे भी हमारे साथ काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो सब भी हमने ध्यान रखा। और क्लाइंट्स की तरफ से भी कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, कोई प्रोजेक्ट आपके पास आया है जहाँ पे आपने जो भी कॉस्ट एस्टिमेशंस किए हैं वो आपने किए हैं एक बार, पर कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि नहीं यार, ये भी करवाना है, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है। कई बार हम लोग चेंज रिक्वेस्ट लेते हैं, अप्रूवल भी देते हैं वो लोग। कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि यार क्लाइंट में पोटेंशियल है, तो अपनी तरफ से ठीक है अपन अच्छा काम करके देते हैं इसको। कोई नहीं, थोड़ा सा अगर अपने को हल्का फुल्का लॉस भी हुआ तो कोई नहीं, अपन रिकवर कर लेंगे फ्यूचर में। क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में क्लाइंट्स के साथ। तो इसलिए भी मतलब हमने जो फोकस किया है प्राइमरीली इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों को, तो अभी तक हमने प्रॉपर मैनेज कर रखा है। जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें ये है कि अभी फिलहाल हमें एक्सपेंशन पे फोकस करना है, और इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल में ही इसका मेजर पार्ट हमारा जाएगा। देख रहा था कि आपके बैलेंस शीट पे थोड़ी बहुत बोरोइंग है, अराउंड लाइक 2.79 करोड़ के आसपास, तो वो पे करके डेट फ्री बनने का भी प्लान नहीं है आपका? देखिए डेट फ्री तो क्या है कि अभी प्राइमरीली जो फोकस है हमारा है कि वो हम्म। मैं हम कैसे भी करके हम लोग एक बार रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। रेवेन्यू हाँ जब हाँ। हमारा इंक्रीज होएगा हम्म। और प्रॉफिटेबिलिटी जब इंक्रीज होएगी, पिछले दो हम्म। तीन साल से हम लोग एक और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम्म। किसी तरीके से हम हमारी कॉस्ट को कैसे कम करें। कोरोना के टाइम पे भी मतलब इनफैक्ट बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, हर एक इंडस्ट्री में स्ट्रगल्स थे। तब हम लोगों ने भी, हमारा भी वर्क वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे गए थे हम लोग भी, और हमारी कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्रीज भी हो गई थी उस समय, क्योंकि इनफैक्ट प्रोडक्टिविटी वहाँ पे डाउन हुई थी, और इसलिए हमें एक्स्ट्रा कुछ इस तरीके से काम करना पड़ा कि बेसिकली हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी। और उस समय ऑफ कोर्स आप जानते ही हो कि मार्केट इतना बहुत ज़्यादा वैसा था नहीं, स्पेशली छोटी कंपनीज के लिए। कई सारी तो कंपनियां ही बंद हो गई उस समय। हमारा अचीवमेंट ही ये है कि हमने एटलीस्ट मतलब कोविड काल में भी हमने आराम से हमने सरवाइव किया, और कहीं कुछ हमने, कोई हमें एम्प्लॉयज़ को लेके हमें कोई मतलब बेसिकली टर्मिनेशंस नहीं करने पड़े। एम्प्लॉयज़ हमारे साथ काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हमने कोई उसमें कोई ये नहीं किया कि भाई हमने कोई 30% हमने फायरिंग कर दी हो, ऐसा कुछ हमने नहीं किया, ठीक है ना। पर इस सब से क्या हुआ है कि जो हमारी कॉस्ट, जो हमें लगा कि यार रेवेन्यू थोड़ी सी स्टेगनेंट है और कॉस्ट हमारी उतनी हो रही है, तो हमने कॉस्ट कटिंग पे फोकस किया, ठीक है ना। तो रेवेन्यू को हमने कंटिन्यू रखा। अभी पिछले एक दो साल में भी ऐसा नहीं हुआ कि ये रेवेन्यू हमारी डाउन हो गई हो। कई सारी कंपनियों की तो रेवेन्यूज 50% ही रह गई। और ठीक है, टचवुड हम लोगों का बेसिकली ठीक है, पूरे टीम की मेहनत भी थी कि हम लोगों ने इसको किसी तरीके से मेंटेन किया। तो अब क्या है कि कॉस्ट पे भी फोकस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग रेवेन्यू, क्योंकि वर्किंग बेसिकली हमारा एक्सपेंशन का ही प्लान है। अब हम लोगों का जो फर्दर बिजनेस
जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो नॉर्थ अमेरिकन और कैनेडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां से बेसिकली हमारा अभी बहुत ज्यादा रेवेन्यू था नहीं था, पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था। अब जो हमारा टारगेट है वहां से रेवेन्यू जनरेट करने में भी, और वहाँ बेसिकली अगर आप देखो तो जो आपका बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं वो इन कंपैरिजन टू इंडिया, यूएस और कैनेडियन मार्केट में बहुत अच्छे हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि फिलहाल हम लोग रेवेन्यू पे फोकस करेंगे, देन प्रॉफिट, अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इस प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे हम लोग, और देन धीरे धीरे हम लोग इसी बेसिकली इसी सिस्टम से ही हम लोग धीरे धीरे बेसिकली, ठीक है, हमारा एक टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग भी कि डेट फ्री तो हमें होना है, पर फिलहाल हमारा एक्सपेंशन पे फोकस प्राइमरी है। जैसे आप बताए थे कि आपका यूएस एंड नॉर्थ अमेरिकन रीजन फोकस रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, तो मेजर आपके जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो नोएडा एंड जयपुर में सेग्रीगेशन क्या है, कितना परसेंटेज नोएडा में एंड कितना परसेंट जयपुर में रफली? देखो, नोएडा में यहाँ से जयपुर से ज़्यादा स्ट्रेंथ है हमारे पास। ओके। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो रिसोर्स पूल है वो बहुत अच्छा है। वहाँ के लोग बेसिकली, अपन लोग, मैं भी राजस्थान का बेसिकली रहने वाला हूँ, तो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं बेसिकली वो इन कंपैरिजन टू एनसीआर थोड़े से कम प्रोफेशनल है। यस सर। तो यहाँ पे हमें बंदों के साथ काम करने में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, हालांकि इतने सालों से काम कर रहे हैं तो अब उसमें भी हमारी कहीं ना कहीं यस एक्सपर्टीज हो गई यस सर यस है। सर। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है। दूसरा ये कि रिसोर्स पूल क्योंकि वहाँ ज्यादा बड़ा है, वहाँ पे हमें ट्रेनर्स इजीली मिल जाते हैं। आज हमें यहाँ पे पावर बीआई के ट्रेनर्स चाहिए, ओके। पर जयपुर में मुझे अप्रोप्रिएट ट्रेनर्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि टीम मेरी यहाँ पे है। ओके। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस होते हैं ना, इस वजह से हमने ये मॉडल रखा है कि ठीक है, जो रिसोर्सेज हमें अप्रोप्रिएट कॉस्ट में और अप्रोप्रिएट स्किल्स के साथ नोएडा में अवेलेबल हो रहे हैं तो हम लोग वहाँ हायरिंग करते हैं। ओके सर। अदरवाइज जहाँ पे कॉस्ट इश्यूज हैं, जहाँ पे जयपुर में इजीली रिसोर्सेज अपने को मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर ट्रैक पे, तो हम लोग वो यहाँ पे हायर कर लेते हैं जयपुर में। तो हमारा ऐसा कुछ रखा नहीं हमने आज तक कि भाई अपने को कोई ऐसा परसेंट फिक्स रखना है कि ठीक है इतना यहाँ रखना, उतना यहाँ रखना। हाँ। नीड बेस्ड हम शुरू से चले हैं, ओके। क्योंकि इस फ्लेक्सिबल मॉडल से क्या है कि हमें बेनिफिट भी मिले हैं। कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ जयपुर में मुझे कोई टीम सेटअप करनी थी, वो टीम मुझे यहाँ मिली नहीं, और वो टीम फिर मैंने नोएडा में सेटअप करी, ओके सर। और कुछ समय बाद 2-3 क्वार्टर के बाद में मुझे लगा कि यार जयपुर में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो टीम मैंने वहां से यहाँ शिफ्ट कर ओके दी। सर। अब जो बंदे वहां से मूव कर सकते थे उन्होंने जयपुर मूव कर लिया, जो नहीं कर सकते थे वो लोग वहां से चले गए, हमने यहाँ पे नई हायरिंग कर ली लोकल रिसोर्सेज की। ओके। तो कहीं ना कहीं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि इतने सालों से, मैंने तो बहुत लंबा टाइम इंडस्ट्री में रहा हूँ, तो आज भी ये कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप देखोगे तो करीब 80 to 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस अपने जयपुर में है सिर्फ। आप बेसिकली, आई एम नॉट श्योर फ्रॉम वेयर यू आर, बट मैं जयपुर से हूँ तो मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। यहाँ पे इतनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और जो जो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बंदे हर साल यहाँ से इंजीनियर्स निकलते हैं, ठीक है ना। और 80%, 70%, 80% को कैंपस में प्लेसमेंट, कैंपस से मतलब जॉब प्लेसमेंट नहीं मिलता है। उसके बाद जो बचे हुए होते हैं वो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, लोकल कंपनीज में काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ इंस्टीट्यूशंस में कुछ सर्टिफिकेशंस लेते हैं, कहीं कुछ सीखते हैं, करते हैं, धीरे धीरे हर एक आदमी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 20-30% लोग ऐसे होते हैं जिनको फिर भी 1-2 साल बाद भी जॉब नहीं मिलती है, जो इंजीनियर्स हैं। फिर वो मजबूरी में क्या है कि कोई आदमी फिर ठीक है, मैं कहीं कुछ ये काम कर लूँ, कहीं कुछ इस तरीके का जॉब कर लूँ, अदर ट्रैक का जॉब कर लेते हैं कई लोग, ठीक है ना। आपको भी पता है, न्यूज़पेपर्स में अपन पढ़ते भी हैं कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एमबीए करके भी बेसिकली कोई और ही काम कर रहे होते हैं। हमारे पास भी कई लोग ऐसे आते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ठीक है, जो रिसोर्सेज जो अपने को बंदे इस मार्केट में अपने को मिल रहे हैं, उन बंदों को अपने को यहीं से हायर करना चाहिए। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि ठीक है, अपन बंदों को जो नहीं, जो निकल पाए अच्छी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में जो नहीं जा पाए, वो हमारे साथ काम करें। वो नीडी भी होते हैं, वो लोग पूरी मेहनत से काम भी करते हैं, ठीक है ना। तो एक एक फोकस ये भी है कि ठीक है, अपन लोकल हायरिंग पे फोकस रखें। यहाँ पे एक तो हमारी कॉस्ट भी कम पड़ती है। देखो, दोनों विन विन सिचुएशन है। यस सर। उधर बंदे भी इजीली मिल जाते हैं, जो लोकल बंदे होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि मूव नहीं होते,
वो जयपुर में रहने वाला बंदा है, वो सोचेगा कि यार ठीक है, राजस्थान का रहने वाला बंदा वो सोचेगा कि मेरे को यार इधर ही जॉब करना है, मेरा घर परिवार सब कुछ इधर है। हाँ, तो और वैसे भी आजकल हर एक आप देखोगे तो जो बड़ी कंपनीज है Tier 2 Tier 3 सिटीज में मूव कर रही है। रीजन उनका भी यही है कि एक तो कोविड की वजह से क्या है कि वर्क फ्रॉम होम हुआ, वर्क फ्रॉम होम में लोग अपने अपने टाउन में चले गए, सब अपने अपने बेसिकली जो ओरिजिनल उनका जो नेटिव प्लेस है वहाँ चले गए। अब वहां से कंपनीज ने वापस उनको जब रिकॉल करना स्टार्ट किया, तब वो बहुत सारे बंदे तो ऐसे रहे कि नहीं जी हम तो रिजाइन कर देंगे, हम तो नहीं करेंगे। हालांकि मूनलाइटिंग भी हुई, सारी चीजें हुई, अपन उस पर बात नहीं करेंगे। पर ये हुआ कि फिर कंपनीज ने सोचा कि यार नहीं ठीक है, जो बंदे चले गए, नई हायरिंग करी, वो करी। इसके अलावा जब एक बंदा घर से वापस मूव कर रहा है, अच्छा इस समय में अपॉर्चुनिटीज भी लास्ट 2-3 सालों में आईटी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत थी, बहुत सारा, मतलब इस तरीके की के ट्रेंड्स थे कि बंदों को, आपने भी सुना होगा कि एक्स सैलरी मिल रही है तो उसको 2x का ऑफर मिल रहा है, 2.5x का ऑफर मिल रहा है। तो इस वजह से क्या है कि बंदों की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई। तो वो बढ़ने से फिर कंपनीज ने सोचा यार कैसे हम कॉस्ट कटिंग करें। अभी मैक्सिमम बड़ी कंपनीज को आप देखोगे, सारी कंपनियां अभी Tier 2 सिटीज की तरफ जा रही है। उनका जो बेसिकली जो इस तरीके का मॉडल मोरलेस अधिकतर कंपनियां ले रही है। तो हम तो ऑलरेडी Tier 2 सिटी में बैठे हैं, तो हमारे लिए तो ये मतलब अपने आप ही अपॉर्चुनिटी बन गई। ठीक है, thanks a lot sir for interview, मतलब wish you all the best for your IPO and hope to move from small exchange to large exchange soon. Thank you sir. Thank you.